नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत। इसमें हम लोग पहले देखेंगे गुलाम वंश। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो भाई देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश को। ठीक है, देखिए गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकाक। इसका नाम क्या है? तबकाक ए नासरी। ये अरबी फारसी भाषा में पुस्तक है नासरी, जिसके लेखक है मिन्हास उन सिराज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मोहम्मद गोरी से लेके नसरुद्दीन महमूद तक की जानकारी मिलती है। और दूसरी पुस्तक क्या नाम है? ताजुल। ये कैसे लिख रहा है यार, ये एक मिनट, ये सही है। ताजुल, क्या नाम है उसका? ताजुल नासिर। ताजुल, एक बुक है ताजुल मासरी। ठीक है, ये भी अरबी फारसी में है। और हसन निज़ामी इसके लेखक है। इसके बारे में भी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये अलग अलग क्यों लिखा है? दरअसल इसका जो असली नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन इतिहासकार लोगों ने क्या किया है, इतिहासकारों लोगों ने कहा है वो कुतुबुद्दीन एक साथ लिख दिया है और ऐबक को अलग लिखा है। ऐबक क्या है? एक सरनेम है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐबक का मतलब चंद्रमुखी या चंद्रमा का देवता मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे ऐबक का जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में आधुनिक तुर्किस्तान। ठीक है, आधुनिक तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ था, जो कजाकिस्तान में है। और ऐबक का अर्थ के बारे में बता दिया। गौरी ने ऐबक को गजनी के बाजार से, ठीक है, एक दास के रूप में। अब ये देखो भाई, देखिए गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये गुलाम था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था भाई? कहाँ पर गया मार्कर? एक तो ये वाइट पे जो है ये साइन नहीं करता है। अब ऐसे रखो, देखो गौरी। अब गौरी ने ऐबक को गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था, गजनी के बाजार से। ठीक है, और भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक ऐबक को ही माना जाता है। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक किसको माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। और गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश कह लें या इलवरी वंश कह लें, ठीक, या दास वंश के हैं या मामलूक वंश के हैं, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है छोटा सा परिचय हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित किया था। ठीक है, ये अपने आप को एक दास के रूप में ही मानता था। तो ऐबक का इतिहास का समझो तो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए आखूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि अमीर ए आखूर पद किससे संबंधित था। ठीक है, तो ये आपको देखो यहाँ पर लिखा है अमीर ए आखूर। ये देखिए क्या था, ये एक था अश्वशाला, जो एक अस्तबल होता था घोड़ा का, घोड़े वाला जहाँ घोड़े होते हैं, उसकी देखरेख के लिए बहुत बड़ा अधिकारी होता था अमीर आखूर। तो गौरी यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन चलाया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ और बातें हैं। जैसे 1197 में ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोहों का बलपूर्वक दमन किया, इसके बाद सोलंकी वंश की राजधानी अहिंदवाड़ा पर आक्रमण किया था। वो क्या था कि मोहम्मद गौरी जो है ये चला गया था, ठीक है, वापस चला गया था। तो जो इसके अधीन, जो मोहम्मद गौरी की जिन लोगों ने अधीनता स्वीकार की थी, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो यही एक विद्रोह था। तो इसी को दबाने के लिए क्या किया था, राजस्थान में हो रहे विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया था और सोलंकी वंश की राजधानी अहिंदवाड़ा पर आक्रमण किया और वहाँ पर बहुत लूटपाट की थी ऐबक ने। फिर 1202 में ऐबक के द्वारा बुंदेलखंडों के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन राजा जो ये था परमारदी देव, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जिसका कारण जो है ऐबक जो है कालिंजर और महोबा और खजुराहो पर आसानी से अधिकार कर लेता है। ठीक है, 15 मार्च 1206 को गौरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हत्या हो जाती है इसकी।
और इसके जो प्रमुख दास हैं उनके नाम यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच बंटवारा होता है। देखो, एक तो है ऐबक, एक है कुबाचा, एक है यल्दूज। यल्दूज है, यल्दोज या यल्दूज, यहाँ पे यल्दूज लिखा हुआ, गलत लिखा है यल्दोज। इसमें ये लोग क्या करते हैं, साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं। देखिए, जिसमें यल्दूज को गजनी का शासन मिलता है, और कुबाचा को सिंध या मुल्तान का मिलता है, और ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला था। ठीक है, और 25 जून 1206 को ऐबक ने राज्य सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन वैधानिक स्वीकृति जो है 1208 में प्राप्त हुई थी। देखिए, वैधानिक स्वीकृति क्या है कि जो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था, जिसका क्या नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम था गयासुद्दीन, यहाँ पे लिख दूँ क्या, सुन तो रहे हैं आप लोग, जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, इससे जो है एक वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी, मतलब एक स्वीकृति ली थी 1208 में। तो देखिए, 1206 में ऐबक ने राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, लेकिन 1208 में इसको वैधानिक स्वीकृति मिली थी। अब ये देखो, ऐबक को मलिक सिपह सलार, ऐबक को मलिक सिपह सलार, लाल बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय की उपाधियां धारण की थी ऐबक को। ठीक है, ऐबक की ये उपाधियां थी। मलिक सफार मतलब क्या है कि एक सेनापति या एक सेना नायक कह सकते हैं। लाल बख्श का मतलब क्या था कि लाख बख्श का मतलब क्या था कि लाखों का दान करने वाला था, बहुत दानी व्यक्ति था। और पील बख्श का मतलब क्या था कि हाथी का दान करने वाला। ठीक है, और हातिम द्वितीय मतलब क्या था, ये सब ये जो है इसके ये इतना मतलब दानी था, उदारवादी था, उसी चीज़ के लिए ये इसको उपाधियाँ मिली हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या था कि जो यल्दोज और कुबाचा थे, ये काफ़ी विद्रोह कर रहे थे, बार बार आपस में कोई नौटंकी कर रहे थे कि हमको भी दिल्ली सल्तनत का कुछ हिस्सा चाहिए, फिर हम ही दिल्ली सल्तनत में अपना कब्जा करेंगे। ठीक है, तो क्या किया इसने, अब ये युद्ध तो कर नहीं पा रहा था, युद्ध करने में इसका इंटरेस्ट नहीं था, इसका था कि राज्य को अच्छे से तैयार करना, इसका ये एक उद्देश्य था, युद्ध करने के चक्कर में नहीं था ये। तो ये क्या किया, इसने होशियारी दिखाई कि यल्दोज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया, तो यल्दोज की समस्या समाप्त, और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर लिया। जब इल्तुतमिश से किया तो ये बदायूं का सूबेदार था, और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया था। तो सिंध वाला भी सिस्टम जो है सही हो गया। तो ये जो दो इसके जो प्रतिद्वंदी थे ये अब सही हो गए थे, रास्ते पे आ गए थे, क्योंकि अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया था, और यल्दोज की जो पुत्री थी जिसको गजनी का प्रशासन मिला था, उसकी पुत्री से अपना विवाह कर लिया था। अब ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है जो इस्लामी पद्धति पर बनाई गई है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण भाई कराया था। ठीक है, निर्माण कराया था इसका, जो इस्लामी पद्धति पर निर्मित मस्जिद मानी जाती है पहली। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था अजमेर में। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, इससे मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है इसके बारे में। तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक और लाइन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण का पूरा काम कराया था इल्तुतमिश ने। ये जैसे निर्माण कराता है वैसे ये मर जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेलते समय, नहीं अब जो वर्तमान समय में जो पोलो है ना, चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। ये देखिए जो लाइनें लिखी है ना टिक करके, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर में इसका मकबरा है। अब ऐबक की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि आराम शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया, और ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी। ये क्या था, ये नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था, ऐबक का एक सहायक सेनापति था ये। अब इसकी कहानी ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए इसने ध्वस्त किया था क्योंकि एक बार ये बीमार पड़ गया था। एक कहानी ऐसे बताई जाती है कि ये बीमार पड़ गया था, तो जब बीमार पड़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने ये मतलब इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे कोई लोग, तो एक नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य थे, उनको बुलाया गया कि, और इससे ये शर्त रखी इसने बख्तियार खिलजी ने कि मुझे ठीक करो, और मुझे इस तरीके से ठीक करो कि मुझे हिंदुस्तानी कोई भी दवा ना दो, और ऐसे ही मुझे ठीक करो।
तो क्या इस वेद ने क्या किया था, इनको कुरान दी थी, कुरान में दवाई लगा दी थी। तो जब कुरान, वो कहा था कि इसको कुरान को सुबह शाम रोज़ पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो क्या हुआ था कि कुरान पढ़ते हैं, उसमें दवाई लगी होती, तो ऐसे ऐसे करके पन्ना पलटा जाता है, तो वो दवाई उनके मुंह में चली गई, वो ठीक हो गए थे। उसके बाद क्या इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा वेद आखिर है तो आखिर वो किताब कहाँ है, ऐसे कहाँ मतलब ग्रंथ है, तो उसके अब ये मिल नहीं पाई थी। ठीक है, जब ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि ऐसा, वो तो दवाई लगी थी उसमें, तो इसने गुस्से में जाके ये पूरी नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर इसको ध्वस्त कर दिया था और आग लगा दी थी लाइब्रेरी में। तो बहुत सारी किताब, लाखों किताबें जो हाथ से लिखी गई थी वो जल गई थी। बस इतनी समझो इसके बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में। अब देखिए, आराम शाह का जो शासन है वो मात्र 8 या 9 महीने का होता है। इसमें दिल्ली सल्तनत के जो लोग होते हैं, जो तुर्क सरदार होते हैं, वो हटा देते हैं इनको, और एक दूसरा शासक आता है जिसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है। अब ये गुलाम भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का और दामाद भी है। अब इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का क्या अर्थ होता है, साम्राज्य का स्वामी। और वास्तविक नाम क्या था उसका, वास्तविक नाम क्या था इसका, वास्तविक नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश वास्तविक नाम था। और पिता का नाम था इलम खान, जो इलवारी तुर्क का सरदार था। पिता का नाम कभी पूछता नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया। तो इलम खान था पिता का नाम। ठीक है, और इसके पुत्र देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे कहानी बनती है। देखिए पुत्र कौन है, नासिर उद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मोइनुद्दीन बारहम शाह। ठीक है, 12 ये एक सेकंड रुको यार, ये ऊपर मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, हाँ ठीक है, वो आराम शाह है। ठीक है ठीक है, मैंने कहा गलत हो गया क्या। तो ये क्या है, बहराम शाह और पुत्री रजिया। तो ये जो 4 नाम है ना, चारों नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनसे आगे कुछ बातें आएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इल्तुतमिश को इलवरी वंश का या शम्स वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सुन्नी मुसलमान था ये। और इलवरी वंश, कुछ जो है इतिहासकार इलवरी वंश का मानते हैं, कुछ शम्स वंश का मानते हैं संस्थापक इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इसका प्रारंभिक इतिहास देखो क्या कहता है। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था, और ऐबक ने पहले सर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त किया था, बाद में अमीर शिकार, फिर ग्वालियर का अमीर, और फिर बदायूं का सूबेदार। जब बदायूं का सूबेदार बनाया था तब इसकी शादी कर दी थी अपनी बेटी की। ठीक है, तो ये राजा का जो सर-ए-जहांदार है, ये राजा का संरक्षक आप कह सकते हो, राजा का संरक्षक। ठीक है, तो सबसे पहले ऐबक ने तो इसको क्या किया, इसको सर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त किया था, मतलब राजा का संरक्षक कह सकते हो इसको। 1205 में गौरी ने अमीरुल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद गौरी भी इससे खुश हुआ था जब खोखरों के साथ 1205 में जब क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी मोहम्मद गौरी के, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था इल्तुतमिश, और वहाँ पर इल्तुतमिश ने सब लोगों को, मतलब खोखरों के जो है सबका कलम किया बहुत लोगों का, और झेलम नदी के पास सबको फेंक दिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो गौरी ने खुश होकर अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी। तो अमीरुल उमरा की उपाधि किसकी है, ये इल्तुतमिश की है। किसने दी थी, मोहम्मद गौरी ने दी थी। ठीक है ना। अब इल्तुतमिश का इतिहास देखो क्या है, कैसे बना था ये शासक। देखो इल्तुतमिश का इतिहास क्या कहता है कि 1210 में ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया था, और शासक बनने से पहले इल्तुतमिश सबसे पहले अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। देखिए ऐबक की राजधानी क्या थी, ऐबक की राजधानी थी लाहौर, और ये आप कह सकते हैं कि एक सैन्य राजधानी थी, वो थी दिल्ली, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन दिल्ली नहीं, दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ वो राजधानी थी इसकी, सैन्य राजधानी या दूसरी राजधानी कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली को राजधानी ऐबक ने नहीं बनाया था। इल्तुतमिश ने क्या किया कि लाहौर से दिल्ली राजधानी को, अपनी राजधानी दिल्ली लाया, और 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, यहाँ पे ये नाम देखो क्या लिखा है, अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, और यह पहला मुस्लिम शासक बना जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। देखिए कुछ सिक्के भी चलवाए थे अभी, तो अरबी सिक्का भी चलवाए थे, तो वहाँ पर जो है अल मुंतसिर बिल्लाह का भी नाम वहाँ पर लिखवाया है। ठीक है, और भी सिक्के चले थे, चांदी का टिकल, टंका,
जीतल तो भी लिखा हुआ है पीडीएफ में। तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। तुर्काने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गठन है। 40 दल हैं गुलामों के, इल्तुतमिश के वफादार 40 दल हैं, उनका गठन किया गया था इल्तुतमिश के समय में। और ये 40 दल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, आगे जाके ये किंग मेकर का काम करने लगते हैं। अब इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ये था निज़ामुल्क जुनैद। क्या नाम था भाई? निज़ामुल्क जुनैद नाम था। और इल्तुतमिश को न्यायप्रिय शासक माना जाता है। ठीक है। इब्न बतूता नाम का एक लेखक है, वो कहता है कि इल्तुतमिश जो है न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और गलियों में जो है मतलब कहा था कि जिसको भी न्याय चाहिए वो लाल कपड़े पहन के आए, घंटियाँ बजाए, ऐसा कुछ था वहाँ पर। ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के जो है न्याय के प्रिय शासक माना जाता है। जिसको भी न्याय चाहिए वो लाल कपड़ा पहन के आता था और न्याय की गुहार लगाता था। ठीक है। तो ये कहा किसने? इब्न बतूता ने कहा है, रहला नामक पुस्तक में इसका वर्णन भी है। इल्तुतमिश ने दीवान आरिद विभाग का गठन किया। देखिए, दीवान आरिद विभाग जो है इसका गठन किया था एक्चुअल में बलबन ने किया जाकर, लेकिन ये एक तरीके से विभाग बन गया था जिसका निर्माण आप कह सकते हैं तो इल्तुतमिश ने किया था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो बलबन ने ये इसका दीवान आरिद जो है विभाग का नाम रख दिया था, लेकिन एक तरीके से ये जो इसकी संरचना का जो विचार है ये इल्तुतमिश के दिमाग में ही आया था, क्योंकि बलबन जो है पहली बार इसका गठन करेगा और वहाँ पर एक मंत्री भी नियुक्त करेगा। अब देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में काजी उल कुजात का पद सर्वोच्च होता था। ये ये मतलब न्याय का होता था, सबसे बड़ा पद होता था न्याय वाला। आप कह सकते हैं कि राजा के बाद, सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद था ये। और भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसी में जो है वो जो जिसमें क्या था, यहाँ पे देखो नाम देखो, नहीं याद आ रहा है, ये मुंतसिर बिल्लाह का नाम इसने लिखवाया था। ठीक है। आओ आगे देखो। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे कि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। ये आप क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आता जरूर है। दिल्ली सल्तनत से हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। सिक्के भी जारी किए। ठीक है। अब स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में क्या बातें हुई ये भी सुन लो। देखो, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। पहली दूसरी मंजिल जो है वो बनवाई थी किसने? ऐबक ने। बाद में आगे की मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और जोधपुर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। और नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर, ये देखिए, ये उसका पुत्र था जिसको ये उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण करवाया था, जो भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। तो भारत का प्रथम मकबरा किसे कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो उसका जो पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, उसकी कब्र पर बना हुआ है दिल्ली में। ठीक है। और दिल्ली में मदरसाए मुज्जी के नाम से, मोहम्मद गोरी के नाम से ये मदरसा बनवाया गया था। और इल्तुतमिश के आक्रमण देखो क्या क्या हुए हैं। देखिए, इतना, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये इतना बहुत है, इतना आपको जल्दी मिलता नहीं है। देखो, 1216 में गजनी के शासक यल्दूज को तराइन के मैदान में पराजित कर उसको बंदी बना लिया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। जो उसका समकालीन था ऐबक का। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के अजय किला पर विजय प्राप्त की। देखिए, 70 से ज़्यादा बताते हैं लोग इस पे रणथंबोर के जो किला है उस पर विजय हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कर पाया था। ये इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने रणथंबोर के किले पर विजय हासिल की थी। और 1228 में सिंध या मुल्तान के शासक नासिर उद्दीन कुबाचा के विरुद्ध आक्रमण किया था। जब ये आक्रमण किया था तो ये नासिर उद्दीन कुबाचा भाग गया था, कहीं छुप गया था एक किले में जाके। बाद में अपने पुत्र को भेजता है संधि करने के लिए इल्तुतमिश के पास, लेकिन इल्तुतमिश नहीं मानता है। तो फिर ये क्या करता है, मजबूरी में जाके सिंधु नदी में जाके आत्महत्या कूद के कर लेता है। 1230 में क्या है कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है और ग्वालियर के राजा मंगलदेव के विरुद्ध आक्रमण करता है। देखिए, ग्वालियर के राजा जो ग्वालियर के राजा हैं कौन? मंगलदेव, 1231 में। तब इसके साथ रजिया सुल्तान भी थी और वहाँ पर ये अपने जीत का श्रेय जो है रजिया सुल्तान को देता है। और इसके बाद क्या होता है कि एक सिक्का जारी करता है। ठीक है। अभी आगे देखो उसके बारे में आएगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले हम लोग आक्रमण देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1237 को बामियां जाते समय रास्ते में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मंगलदेव के विरुद्ध जो है आक्रमण होता है और यहीं पे जो है इसके बाद रजिया सुल्तान को ये पूरा श्रेय देता है और अपना अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को ये घोषित करता है। ठीक है। अभी देखो, इसके बाद सिक्के भी जारी किए थे
अभी देखो सिक्के नहीं है तो मैं बता दूंगा, सिक्के उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रुकनुद्दीन फिरोज फिरोज शाह सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था और यह अयोग्य शासक था। ऐसा था कि रुकनुद्दीन फिरोज, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन गया था, ठीक है, और सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। यह अयोग्य शासक था। सारी शक्ति इसके माँ जो है तुर्कान के हाथों में थी, शाह तुर्कान के हाथों में थी, और रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल केवल 6 माह का था। यहाँ पे एक मैं छोटी सी आपको बात समझा दूँ, ये क्या था। देखिए सिक्के वाली बात जो है, सिक्के ये है कि ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसमें ये बताया गया था कि मतलब इसमें एक सांकेतिक सिक्का जारी किया गया था उसके जीत के बाद, ग्वालियर की जीत के बाद, जो एक विशेष तौर पर सिक्के जारी करे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बता दूं मैं कि क्या हुआ था। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं इल्तुतमिश, रुको रुको, एक सेकंड रुको, उसको सही कर दिया जाए फिर। अब ठीक है, देखो हुआ क्या था। रजिया का नाम आपने सुना है, तो रजिया डायरेक्ट नहीं बन गई थी। जैसे ये इल्तुतमिश है, इसकी बहुत सारी बेगम थी, लेकिन इस पर 2 प्रमुख है बेगम है। एक का नाम है शाह तुर्कान, एक का नाम है शाह तुर्कान, और दूसरे का नाम क्या था, तुर्कान खातून, ठीक है। और देखिए इसका जो पुत्र थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद, जो मर गया था, और दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। और दूसरी माँ से कौन थे, ये थी रजिया, और एक था बहराम शाह, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये देखिए, जब ये इल्तुतमिश खत्म हुआ था, इसने तो कहा था कि रजिया को सुल्तान बनाना है, लेकिन शाह तुर्कान ने अपने दिमाग लगाया, ठीक है, ये बहुत चालाक औरत थी, और इसने क्या किया था, यार एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, इसने क्या किया, फिरोज शाह को यहाँ पर इसने क्या किया, फिरोज शाह को शासक बनवा दिया, ठीक है। और बाकी जितनी भी बेगम थी सबके साथ ये अत्याचार करती थी, और रजिया के साथ भी अत्याचार करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने क्या की, रजिया को रजिया सुल्ताना जो है कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, लेकिन नाम इसका क्या था, रजिया। तो क्या हुआ कि लाल कपड़े पहन के दिल्ली की गलियों में गई थी और वहाँ पर न्याय मांगा था दिल्ली की जनता से। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया था कि फिरोज को बंदी बना लिया था और रजिया को गद्दी पर बिठा दिया था। तो ये एक इतिहास है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दिया मैंने ये चीज़। फिरोज शाह, अब इसका शासन का क्या है, 6 महीने का था, ठीक है, 6 महीने का। आगे देखते हैं। अब देखो, अब आती है कौन, रजिया। प्रारंभिक इतिहास क्या है कि 1205 में बदायूं में हुआ था इसका जन्म, ठीक है ना। और वास्तविक नाम क्या था, जलालात उद दानी रजिया, रजिया सुल्ताना, रजिया बेगम, ये सब इतिहासकारों ने कहा है। और पिता का नाम इल्तुतमिश, माता का नाम तुर्कान खातून था, जिन्हें कुतुब बेगम के नाम से भी जानते थे। और रजिया का इतिहास क्या है, इसके बारे में जान लो। रजिया का इतिहास क्या है, देखिए 1236 में शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर, ठीक है, जनता से न्याय मांगा था, मैंने आपको बताया अभी, और दिल्ली की जनता ने रजिया को गद्दी पर बिठा दिया था। और 10 नवंबर 1236 को रजिया का राज्याभिषेक हुआ था, 10 नवंबर 1236 को। और रजिया को भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका भी माना जाता है। भारत की पहली जो है मुस्लिम महिला शासिका कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहे कि भारत की पहली महिला शासिका, तो रजिया सुल्ताना को कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो शासक किया है, लेकिन पहली मुस्लिम शासिका कह सकते हैं तो सही तरीके से कहें तो पहली जो है महिला मुस्लिम शासिका कह सकते हैं रजिया सुल्तान को, क्योंकि प्रभावती गुप्त जो है ये भी एक महिला शासिका थी, जो पहली जो है इन्होंने शासन किया था महिला के तौर पर। और दिल्ली की शासिका बनने के बाद रजिया ने, देखो यहाँ पर उमद उल निस्वा की उपाधि धारण की थी, और इसके बाद ही सिक्के चलाए थे, कुछ सिक्के भी चलाए थे, ठीक है।
अब ये देखिए, जैसे ही सुल्तान बन गई थी उसके बाद इसने महिलाओं का जो है वेशभूषा धारण करना बंद कर दिया गया था। पुरुषों के जो वेशभूषा होती थी, जो उस समय को सुल्तान करते थे, वही करने लगी थी। तो देखिए लिखा है, रजिया का दिल्ली के शासिका बनना तुर्क अमीरों और प्रधानमंत्री निज़ामुल जुनैद को बिल्कुल पसंद नहीं था। भैया वो किसी महिला के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर लिखा भी है कि महिलाओं को वस्त्रों का त्याग कर पुरुषों की तरह कुर्ता और पगड़ी पहनना इसने कर दिया था शुरू। इसीलिए क्या हुआ था कि जो तुर्क अमीर थे और जो निज़ामुल जुनैद जो था प्रधानमंत्री, वो भैया बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने एक संघ बनाया था जिसमें बदायूं का इक़्तिदार, कुछ इक़्तिदार जो थे। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया एकता प्रणाली। देखिए एकता प्रणाली जो है ये शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? ये लिखा नहीं था मैंने पीडीएफ में, अभी एकता याद आ गया। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली शुरू की गई थी। एकता मतलब क्या था कि आप ये मान सकते हो कि छोटे छोटे प्रदेश या बड़े बड़े प्रदेश, उसका एक प्रमुख होता था, तो वही होता था इक़्तिदार। ठीक है, एकता प्रणाली। तो क्या हुआ कि बदायूं का इक़्तिदार, अब बदायूं एकता जो है बहुत प्रमुख था उस समय। कहाँ था, कहाँ गया मार्कर? ठीक है, ये देखो। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या हुआ, एक संघ बनाया, इसके विरुद्ध संघ बनाया। इसमें बदायूं का इक़्तिदार हुआ मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सरारी, और मुल्तान का इक़्तिदार कबीर खां अयाज, और लाहौर का इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी। तो ये शामिल हुए इनके षड्यंत्र में। ठीक है, और जैसे ही ये रजिया सुल्तान जो थी ये काफ़ी होशियार थी। इसने क्या किया, इसको जो है भनक लग गई। ये तो मार्कर नहीं चमक रहा है यार, कहाँ गया ये? एक सेकंड रुको भाई, मार्कर नहीं चमकता है लगता है। देखो ये भनक लग गई। अब क्या हुआ कि इन सभी ने रजिया के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, और रजिया ने विद्रोहियों का दमन किया, जिसमें मलिक अलाउद्दीन जानी की हो गई मृत्यु, और रजिया ने सभी विद्रोहों का पद से हटाकर अब क्या हुआ कि जितने भी विद्रोह सबको पद से हटा दिया और अपने विश्वास पात्र को रखा पद पर। जैसे लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां अयाज, इसने माफ़ी मांग ली थी तो इसको छोड़ दिया था, इसका फिर से इक़्तिदार बना दिया। और बदायूं का इक़्तिदार मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन और भटिंडा का था अल्तुनिया। कहाँ गया, नीचे है क्या? ये इक़्तिदार इन्होंने बदले थे रजिया ने। भटिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया, जिससे विवाह कर लेती है बाद में। तो रजिया ने अपने विश्वास पात्र व्यक्ति मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। अब ये जमालुद्दीन याकूत जो है, इसको लेके जो वहाँ पर तुर्क सरदार थे चहलगानी वाले, वो इसको बदनाम करने लगे कि इसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, और ये बहुत ही विश्वास पात्र था याकूत। अमीर आखूर जो क्या बोलते हैं, अस्तबल यानी अश्वशाला का प्रमुख होता था। अब ये जब चढ़ती थी, ठीक है, ये जब चढ़ती थी घोड़े पर, तो ये क्या करती थी कि इनको ये हाथ से चढ़ाता था, पैर रख के उस पर, मतलब हाथ ऐसे करता था, उस पर पैर रख के वो चढ़ती थी। तो ये बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था, और बहुत लोग इतिहासकार का मानते भी हैं कि ये जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम प्रसंग चल भी रहा था। खैर ये अलग बात है। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां अयाज और भटिंडा के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। मतलब ये विश्वास पात्र थे, पता नहीं क्या इनको घोर के पिला दिया गया कि ये फिर से जो है विद्रोह करने पर उतारू हो गए। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो रजिया ने भटिंडा की तरफ कूच किया, तो क्या किया कि कुछ सरदारों ने क्या किया कि इसके जो विश्वास पात्र व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत, इसको मार दिया था। इसको मार के सोचा कि इसको मार दिया है तो हो सकता है कि ये डर जाए, वापस चली जाए, लेकिन नहीं हुआ इसका। और क्या हुआ कि रजिया को बंदी बनाकर भटिंडा की जेल में कैद कर लिया गया। ठीक है, और जब ये बात दिल्ली में पता लगी, तो वहाँ पर क्या किया कि जो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र जो था बहराम शाह, इसको दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अब दिल्ली का सुल्तान तो बन गया, ठीक है, लेकिन बहराम शाह ने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, लेकिन उसमें से एक अल्तुनिया था। ये अल्तुनिया, इसको कोई भी उच्च पद नहीं मिला, कोई भी पद प्रदान नहीं किया गया। ये नाराज हो गया। अब इसी का फ़ायदा उठा के क्या किया कि जो रजिया ने अल्तुनिया से कर लिया विवाह, इसको अपने पक्ष में ले लिया और यहाँ पर एक नई सेना तैयार करी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया से कर लिया निकाह। अल्तुनिया से निकाह कर लिया और एक सेना बना जिसमें राजपूत, जाट और खोखर शामिल थे। देखिए, अब मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु बहराम शाह ने हरा दिया। वह दिल्ली की सेना है वो हरा दिया और बुरी तरह पराजित हुई।
अब रजिया की मृत्यु कैसे होती है ये समझो। पराजित होने के बाद ये क्या हुआ, मलिक अल्तुनिया के साथ जो है भटिंडा वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। सेना जो है थोड़ी आगे निकल चुकी थी, तो वहाँ पर डाकू आए कैथल के पास डाकू बताते डाकू आए, कौन आया, डाकू लेकिन लिखा हुआ है इतिहासकारों ने। 1240 में रजिया और मलिक अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी डाकुओं ने। और रजिया की जो कब्र है वो कहाँ है, वो तुर्कमान गेट चांदनी चौक और कैथल दोनों जगह मौजूद है, लेकिन इतिहासकार ये नहीं बता पाए हैं अभी तक कि इसकी जो वास्तविक जो कब्र है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये नहीं बताया। तो रजिया के बारे में इतने। अब देखिए चीज़ें आपके सामने लाइन से लिखी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देखें, चाहे जितनी बार देखें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ही फ़ायदा है इसमें। मोइनुद्दीन बहराम शाह आता है, गद्दी बैठता है भाई, 1240 से 1242 तक इसका शासन रहता है। प्रारंभिक इतिहास क्या है इसके बारे में देखिए। 1212 ईस्वी में जन्म होता है। पिता का नाम इल्तुतमिश तरकान खातून, सगे भाई बहन थे ये, रजिया बहन इसकी है। बहराम का इतिहास क्या है कि बहराम शाह का राज्याभिषेक हुआ था 20 या 21 अप्रैल 1240 को, और दिल्ली के लाल महल में हुआ था बहराम शाह का राज्याभिषेक। अब दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पद का एक गठन किया जाता है, इसका नाम है नाइब ए मामलकीत, क्या बोल रहा हूँ मैं, ममालिकात। नाइब ए ममालिकात नामक एक नया पद का निर्माण करता है कौन, दिल्ली सुल्तान बहराम शाह, और जिस पर सबसे पहले मलिक एतगीन को नियुक्त किया जाता है, जो तुर्क सरदारों का नेता था। अब ये तुर्क सरदारों का नेता था, ये अपने आप को जो है बहराम शाह से भी ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझता था, पावरफुल समझता था। और बहराम शाह मलिक एतगीन से अत्यधिक परेशान था, क्योंकि भैया अपने आगे सुनते नहीं थे वो। तो क्या किया था, बहराम शाह ने इसकी हत्या ही करवा दी थी, इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब देखिए 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। जब यह समाचार बहराम शाह को मिला तो उसने अपने वजीर क्या लिखा जा रही है, मुहाजिबुद्दीन को भेजा और उसके साथ कुछ तुर्क सरदारों को भी भेजा, लेकिन मुहाजिबुद्दीन ने तुर्क सरदारों की हत्या कर दी। देखिए हुआ क्या था कि ये जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो ये जो इसका जो वजीर था मुहाजिबुद्दीन, ये भी देखिए ये एक तरीके से धोखेबाज था। ये नहीं चाहता था कि बहराम शाह गद्दी पर बैठे, ये अपने ही दिमाग में कुछ अपने फितूर लगाए हुए था, और इसने क्या किया था कि सरदारों की जो साथ में उसकी हत्या कर दी थी। अब ये हत्या कर दी तो तुर्क सरदारों ने सोचा कि ये किसने हत्या करवाई है, ये बहराम शाह ने हत्या करवाई है। तो बहराम शाह ने यही चाहता भी था वो, ठीक है, इसका जो ये जो था मुहाजिबुद्दीन यही चाहता ही था कि इसकी ये जो है इल्ज़ाम जाए बहराम शाह पर। तो तुर्क सरदारों की हत्या के बाद दिल्ली के तुर्क जो सरदार थे बहराम शाह को बंदी बना लेते हैं और 15 मई 1242 को उसकी हत्या कर देते हैं। अब आ जाता है देखिए, अब बहराम शाह की हत्या के बाद तुर्क सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के जो पुत्र था, जो सबसे पहले बना था सुल्तान रजिया से पहले, उसका पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया था इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, थोड़ा पानी पिया जाए और थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए, अब इसका कार्यकाल आता है इसका 1242 से 1246 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो 15 मई 1242 को तुर्क सरदारों के द्वारा मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अब देखिए हुआ क्या था, इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, और इसके बाद मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अब देखिए मसूद शाह ने नाइबे मामलिकात के पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया था और मुख्य काजी के जो पद पर था इमामुद्दीन हसन को प्रदान किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह नाम मात्र के सुल्तान थे, वास्तविक शक्ति जो है जिसका जो वजीर था मुहाजिबुद्दीन, इसके हाथों में थी। ये मतलब एक दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था ये, और ये बहुत दिमागदार थे, ज़्यादा दिमाग लगाया तो इनकी हत्या ही कर दी गई थी। हुआ क्या था देखो, मुहाजिबुद्दीन की हत्या के बाद देखिए हुआ क्या था कि तुर्क सरदार, अब ये क्या हो, अब देखो तुर्क सरदार को हटाने की कोशिश कर रहा था ये जो वजीर था मुहाजिबुद्दीन, ये तुर्क सरदारों को हटाने की कोशिश कर रहा था, और ये भनक लग गई सरदारों को। तो सरदारों ने क्या किया, इसकी हत्या करवा दी, और इसकी हत्या के बाद नया वजीर बना नमजुद्दीन अबू बकर। तो मुहाजिबुद्दीन की हत्या के बाद कौन नया वजीर बन के आया था, नमजुद्दीन अबू बकर।
अब अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर ए हासिब, ये अमीर ए हासिब एक नया पद बनाया। ये मुख्य दरबारी अधिकारी था, मतलब जो भी मिलने आता था राजा से वो मतलब देखभाल या फिर उसकी जो है चेकिंग वगैरह है ये होता था अमीर ए हासिब। इसको बलबन, यहाँ पे देखिए बलबन का नाम आ गया, बलबन को नियुक्त किया था। सबसे पहले देखिए जो तुर्क सरदार थे चहलगानी में, उसने बलबन को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, वहाँ पर भी नाम है इसका, मैंने लिखा नहीं। मसूद शाह के शासनकाल में अधिकतर इक़्तिदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। मतलब क्या था कि जो मसूद शाह था एक अच्छा मतलब देखिए नाम मात्र सुल्तान था ये, ठीक है, और इक़्तिदार जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे उनके मतलब प्रमुख, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। और बलबन ने अलाउद्दीन, अब ये बलबन देखिए ये एक षड्यंत्र था बलबन का ही, आप ये कह सकते हैं कि बलबन का ही षड्यंत्र था कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें। अलाउद्दीन ने मसूद खान को सुल्तान के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया, जिसमें नसरुद्दीन महमूद और उसकी माता मलिकाए जहाँ भी शामिल थी। तो अलाउद्दीन मसूद को हटाने के लिए षड्यंत्र होने लगा, ठीक है, जिसमें ये नसरुद्दीन महमूद था और उसकी माता थी मलिकाए जहाँ भी शामिल थी, ठीक है। 10 जून 1246 को यहाँ पे देखो लिखा है, 10 जून 1246 को अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान से पद पर हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया गया। अब थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं दिल्ली का सुल्तान जो है नसीरुद्दीन महमूद, इसके बाद हम लोग बलबन पढ़ लेंगे, फिर ये आपका जो गुलाम वंश है ये समाप्त हो जाता है। नसीरुद्दीन महमूद, इसके बारे में ज़रा देखो क्या है कि नसीरुद्दीन महमूद को 1246 में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। और नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बहराइच का राज्यपाल था, तो ये बहराइच का राज्यपाल था। और मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखे गए तबका के नासरी ग्रंथ में ये कहा गया है कि दिल्ली का सबसे सभ्य, ठीक है, सबसे आदर्श वाला सुल्तान जो था वो था नसीरुद्दीन महमूद। अब मिन्हास उस सिराज नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दरबारी कवि थे और नसीरुद्दीन महमूद नाम मात्र के सुल्तान थे। वास्तविक शक्ति जो थी तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में थी। बहुत ही सीधा था ये, ठीक है, ज़्यादा मतलब दुनियादारी से मतलब नहीं रखता था ये। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और इसी के खुशी के मारे जो नसीरुद्दीन महमूद जो था इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, उलूग खां। और नाइबे मामलिकात, ये नाइबे मामलिकात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजा के बहुत ही खास होता था, राजा के बाद सबसे बड़ा पद होता था ये नाइबे मामलिकात। अब नाइबे मामलिकात बनने के बाद बलबन ने उच्च पद थे उन पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बिठाना शुरू किया, ठीक है, और शुरू कर दिया, जिसमें क्या है, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी मैंने लिख दिए हैं, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। किशलू खां को अमीर हाजिब, शेर खां को लाहौर और बटिंदा का इक़्तिदार वाजिर का पद और अबू बकर को प्रदान किया था। 1265 में अचानक सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब अचानक मृत्यु हुई कि जहर देके मृत्यु हुई, ये सब इतिहासकार अपनी अलग अलग बातें बताते हैं। और सुल्तान के कोई भी पुत्र नहीं था और नायब मामलिकात पर बैठा था ये बलबन, तो जाहिर सी बात है कि उसको ही उत्तराधिकारी माना गया। तो अब बनता है बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद को शमसी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब देख लेते हैं बलबन के बारे में, बस लास्ट है बलबन, लास्ट पहली बार हिस्ट्री में अभी तक सबसे लंबी क्लास बनी है। वो तो लिखा हुआ है तो सब पहले एक ही बार में हो रहा है, अगर लिखा ना होता तो बोर्ड पे लिखना होता तो कम से कम 3 से 4 क्लासें लगती। बलबन का प्रारंभिक इतिहास देखो क्या है। बलबन का नाम वास्तविक क्या था, गयासुद्दीन बलबन, लेकिन परंतु बचपन का नाम क्या था, बहाउद्दीन। ये क्वेश्चन कई बार आया है। बलबन का बचपन का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। और बलबन के पिता इलवारी तुर्की का कबीले सरदार थे और इल्तुतमिश ने 1233 में बलबन को तुर्क चालीसा दल में, ठीक है, शामिल किया था। और सबसे पहले इल्तुतमिश ने बलबन के खासदार जो है पद प्रदान किया था, मतलब खास वाला पद प्रदान किया था, ठीक है। रजिया सुल्तान के समय में क्या था कि बलबन को अमीर आखूर के पद पर प्रदान किया गया था। बाद में याकूत को जो है इन्होंने वो पद दे दिया था। बलबन ने 1266 में अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने नियाबत खुदाई, ठीक है, नियाबत यानी अल्लाह का जो है एक बोल सकते हैं प्रतिनिधि, ठीक है, धारण की और लोह और रक्त की नीति अपनाई। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा था, कुछ लोग लूटपाट कर रहे थे, तो उनका दमन करने के लिए, ठीक है, लोह और रक्त की नीति अपनाई। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिंदुओं का दमन करने के लिए लोह और
की नीति अपनाई थी। अलग अलग बातें हैं, बस इतना से ध्यान रखो कि नियाबत खुदाई और लौह और रक्त की जो नीति है वो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने तुर्क चालीसा दल को समाप्त किया। सबसे बड़ी समस्या तुर्क चालीसा दल, इसको ही समाप्त कर दिया था इसने, और संपूर्ण राज्य में सख्त कानून लागू किए। इसका मानना था कि प्रजा से अगर आप प्यार से रहोगे तो प्रजा आपकी इज्जत नहीं करेगी। ये अपने बेटे को भी समझाता है कि देखो कि अगर आपको प्रजा चलानी है तो उन पर अत्याचार करो, क्रूर व्यवहार करो, विनम्र नहीं रहना है। ये बलबन का उद्देश्य था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, बलबन जो है सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत खुदाई और जिल्ले अल्लाह मानता था, और स्वयं का स्थान पैगंबर के बाद, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो है अपना स्थान मानता था सुल्तान का मानता था। ठीक है। और बलबन ने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है। और ईरानी एक त्यौहार था नवरोज, उसको भी स्टार्ट किया था बलबन ने अपने दरबार में सिजदा मतलब घुटनों के बल झुकना, और पायबोस यानी उनके पैरों को चूमना, ये प्रथा शुरू की थी। और बलबन ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। अगला पेज है क्या? बस हैंग ना हो ये लैपटॉप आज। बलबन के प्रशासनिक सुधार क्या क्या हैं? सर्वप्रथम बलबन ने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। तत्पर मतलब क्या है? कि हमेशा तैयार रहो, कहीं से भी आक्रमण हो तो हमेशा सेना रखो ऐसी जो तैयार रहे। ठीक है। और सर्वप्रथम बलबन ने ही दीवाने आरिज, यहाँ पर देखिए दीवाने आरिज की स्थापना बलबन ने की थी, लेकिन ये संरचना जो है बोलते इसके समय में हो गई थी। और पहला मंत्री जो इसने नियुक्त किया था इमादुल मुल्क जो है पहला मंत्री नियुक्त किया था। और बलबन के शासनकाल के सफलता जिसका मुख्य आधार उसका बरीदे मुमालिक, ये बरीदे मुमलिक जो है ये गुप्तचर विभाग था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बरीदे मुमलिक विभाग किसका था? तो गुप्तचर विभाग था, ये बलबन ने बनाया था। और यही इसकी जो राज्य की जो सफलता थी प्रशासन की, यही सफलता का कारण था इसका। और दिल्ली सल्तनत पहला शासक था जिसने मंगोलों के भय से पश्चिमोत्तर सीमा पर किले बनवाया था। देखिए पहला बार चंगेज, देखिए हाँ चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में आया था, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने शायद PDF में लिखा नहीं है। और मंगोल शासक था वो भी। बलबन का बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद था जो बलबन का उत्तराधिकारी भी था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी और शहीद आजम की उपाधि प्रदान की थी। और सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना को नगद वेतन का प्रावधान किया था, नगद वेतन देने का प्रावधान किया था सबसे पहले। ठीक है, बलबन ने ही। और सेना का केंद्रीकरण करना शुरू किया। ठीक है, एक जगह स्थित करना शुरू किया। और बलबन ने ही मृत सैनिकों की विधवाओं एवं उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की शुरुआत की थी सबसे पहले। और बलबन ने ही योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने की शुरुआत की थी। पहले क्या होता था, कोई भी आ जाए बस। लेकिन ये जो छांटने का काम हुआ था ये बलबन के समय में था। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 या 87 में हुई थी। और बलबन के उत्तराधिकारी देखिए, इसी में देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना होती है, यहीं पे देखते हैं। देखिए बलबन ने अपना उत्तराधिकारी जो था वो शहजादा का जो पुत्र शहजादा मोहम्मद था, जो इसका पुत्र था के खुसरो या कभी कभी खुसरो भी लिखा होता है। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि दिल्ली का कोतवाल था एक फखरुद्दीन मोहम्मद, इसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और उसके तहत क्या हुआ, के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना दिया और बुखरा खां को के पुत्र जो था केकूबाद, इसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया। और उस समय केकूबाद की उम्र थी 18 वर्ष और इसी का लाभ फखरुद्दीन महमूद के दामाद निजामुद्दीन ने उठाया था। क्या उठाया था देखो बताता हूँ मैं अभी। वो क्या था कि इसने इसको इतना अयास बना दिया था कि इसने दिल्ली के बाद एक किला खोरी बनाया था, इसको कुछ तो वहीं रहता था, वहीं पर नशे में हमेशा रहता था, एक नंबर का अयास हो गया था। ठीक है। और केकूबाद के समय शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन ने इसको बिगाड़ दिया था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि केकूबाद और निजामुद्दीन के बीच मतभेद हो गए। देखिए राजा होता है, वो ज़्यादा जो है किसी के सर पे, मतलब कोई किसी को अपने सर पे ज़्यादा नहीं सवार होने देता था। बाद में क्या हुआ कि उसकी हत्या करवा देता है निज़ामुद्दीन की। अब निज़ामुद्दीन की हत्या के बाद केकूबाद ने इसकी समाना यानी आधुनिक पंजाब से फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को बुलाकर और बरन आधुनिक बुलंदशहर जो है उस वहाँ का राज्यपाल आरिज ए मुमालिक सेनापति बना और बदया और शाइस्ता खां की उपाधि दे दी। ठीक है।
अब देखो कुछ समय बाद केकुबाद को फालिज मार गया, इतना अयास हो गया था, फालिज मार गया, यानी लकवा मार गया उसको। और इसका लाभ जो है विरोधी तुर्क सरदारों ने उठाया। इन्होंने 3 वर्षीय क्यूमर्स को शमसुद्दीन द्वितीय, 3 वर्षीय था क्यूमर्स, शमसुद्दीन द्वितीय का खिताब देकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन ये बात फिरोज को पसंद नहीं आई। 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। इसके साथ क्या हुआ कि इलवारी वंश का अंत हुआ और दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, खिलजी वंश की। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है गुलाम वंश। तो कोई आपको डाउट हो किसी चीज़ पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कुछ दिक्कत लग रही है यार, कुछ अजीब सा हो रहा है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।